वेलकम टू नॉवल की दुनिया एक नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। चैप्टर 1 वो लौट आया, शक्ति प्राप्ति। खूबसूरत सी सुबह में आज टेंशन का माहौल बना हुआ है और सभी बड़े खानदानों में डर का माहौल है। आखिर हो भी क्यों नहीं, आखिर पटना के बड़े खानदानों में से एक मल्होत्रा खानदान को कोई एक ही रात में बर्बाद जो किसी ने कर दिया है। सभी बड़े खानदानों में यही बातें हो रहा था कि कैसे मल्होत्रा खानदान को एक ही रात में बर्बाद किया जा सकता है। सभी बड़े खानदान यही सब बात कर रहा था और दूसरी तरफ अग्रवाल खानदान में तो इन सब से उलट ये खबर सुनकर तो खुशी की लहर छा जाता है। और अग्रवाल खानदान के राजा के पोता मीटिंग में आते हुए कहता है, दादाजी अपने वो खबर सुना, किसी आदमी ने पूरे मल्होत्रा खानदान को बर्बाद कर दिया है। ये बात सुनकर राज अग्रवाल ने गंभीरता से कहा, ये सच में बहुत खुशी बात है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस खानदान को हम इतने सालों की लड़ाई में नहीं बर्बाद कर सके उसे किसी ने एक ही रात में कर दिया। और हमें नहीं पता कि वो आदमी हमारा दोस्त है या दुश्मन। अगर वो बाद में हमारे खानदान पर हमला करता है तो हमें बहुत ही नुकसान होगा। आखिर अग्रवाल खानदान किसकी बात कर रहा है और मल्होत्रा खानदान को किसने बर्बाद किया, जानने के लिए हम आपको एक हफ्ते पहले ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम सत्य है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है। हवा इतनी तेज हो जाता है कि सभी लोग खुद को संभाल ही नहीं पाते हैं और वहाँ का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। और तभी आसमानों में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश होने लगता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और सभी अपने अपने घरों की तरफ भागने लगता है। और कुछ घंटों तक हवा और बारिश अपना कहर बरसाने के बाद शांत हो जाता है। और अब शाम के 7 बज गया था और अचानक से आसमान से बहुत तेज रोशनी आने लगती है। वो रोशनी इतनी तेज था कि सारा अंधेरी गलियों और शहर में इतनी रोशनी हो जाती है कि उसमें एक सुई भी गिर जाए तो आसानी से मिल जाए। सारे दुनिया ये नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सभी आपस में बात करने लगते हैं, आज हो क्या रहा है। पहले तूफानी हवा, फिर तेज बारिश और अब ये रोशनी। ये सब देखकर लगता है कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। वो दोनों ये बातें कर ही रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी आते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा है। ये सब बातें कर ही रहा था कि वो रोशनी गायब होने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग और वैज्ञानिक हैरान हो जाता है और वो रोशनी गायब होकर एक छोटे से घर में आकर एक लड़के की शरीर में घुस जाता है। और जैसे ही उसका आँख खुलता है तो वो देखता है, वो एक छोटे से कमरे में खुद को पाता है। और जब वो अपना आँखें इधर उधर करता है तो वो देखता है कि कमरे का सामान बहुत पुराना है और कुछ टूटे फूटे है। और वह गुस्से से कहता है, शैतानों, अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, मैं जल्द ही तुमसे बदला लेने आऊँगा। जब सत्य गुस्से में ये सब सोच ही रहा था तभी कमरे में एक अधेड़ उम्र की औरत आता है और सत्य का आँख खुला हुआ देखकर वो खुशी से बोलती है, तुम ठीक हो गए। वह इतना ही बोली थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो रोआशी आवाज में बोली, बेटा तुम ठीक हो गए, और उसे गले से लगा लिया। सत्य को भी उस औरत ध्यान से देखने के बाद याद आ गया कि वो औरत उसकी माँ है जिसका नाम ममता थी। ममता खुद को संभालती है और सत्य से अलग होते हुए कहती है, तुम आराम करो, मैं खाना बना के आती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगा न। और वह किचन में चली जाती है और सत्य खड़ा होते हुए छत पर चला जाता है और चांद को देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद ममता की आवाज आती है, सत्य आके खाना खा लो। ये सुनकर सत्य नीचे डाइनिंग रूम में चला आता है। खाना खाने के बाद सत्य अपनी माँ को सुलाकर छत पर चला जाता है। छत पर आने के बाद सत्य अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश करने ही वाला था कि उसे याद आता है कि अगर मैंने अपनी पुरानी शक्ति जगाने की कोशिश करता हूँ तो इब्लिश को पता चल जाएगा कि मैं धरती पर हूँ और मुझे खोज लेगा। सत्य ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि उसे गॉड की याद आता है और सोचता है कि अब मेरी मदद सिर्फ गॉड ही कर सकता है। और इतना सोचकर वो गॉड को याद करने लगता है
तभी आसमान से एक फरिश्ता आता है और कहता है, सत्य आप अपना आंखें खोल लीजिए, और सत्य अपना आंख खोल लेता है। तभी वो फरिश्ता कहता है, गॉड ने कहा है कि आपको बिजलियों के माध्य से अपनी शरीर की अशुद्धियों को दूर करना होगा, तभी आपकी शक्तियां जागृत हो पाएगा। ये सुनकर सत्य आसमान में देखते हुए कहता है, आसमान की बिजलियां, गॉड के आदेश से मेरी अशुद्धियों को दूर करो। इतना कहना ही था कि आसमान में काले बादल छाने लगा और उसमें से लाल बिजलियां गिरने लगा और सत्य के शरीर की अशुद्धियां दूर हो गया। और सत्य अपने घुटने के बल बैठकर आसमान में देखते हुए कहा, मेरे ईश्वर, मुझे अपनी शक्तियां बाने में मदद करिए। इतना कहते ही आसमान से एक सफ़ेद रंग गोला आता है और सत्य के शरीर में समा जाता है। अपने अंदर शक्तियां महसूस करते हुए सत्य ईश्वर को धन्यवाद कहता है और आसमान का सारा बादल गायब हो जाता है। और सत्य वहां खड़ा होकर सूर्य को निकलते हुए देखता है और सत्य अपने कमरे में आ जाता है। और कुछ देर के बाद सत्य खाना बनाने चला जाता, और जब ममता को कुकर की सीटी की आवाज़ आती है तो वह अपने कमरे से निकलकर किचन तरफ बढ़ जाता है। और जब ममता सत्य को खाना बनाते हुए देखती है तो वो हैरान हो जाती, क्योंकि सत्य ने तो आज तक कभी भी खाना नहीं बनाया था। जब ममता उससे सवाल करती है कि तुमने खाना बनाना कब सीखा, तो सत्य बातों को घुमाते हुए बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाता है। आखिर देख लिया था। सत्य ने जानने के लिए जुटे रहिए पॉकेट एफएम पर और हमें अपना ओपिनियन जरूर दे। छठू, चमत्कारी पानी। जब सत्य घर से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि जो बारिश के पानी पर बिजली गिरा था, उस पानी को लेने के लिए कुछ लोग आए हैं। ये देखकर सत्य के चेहरे के भाव ही बदल जाता है। दरअसल वो कोई आम पानी नहीं था। उस पानी पर ईश्वर की बिजली गिरने से उस पानी में बिजली को शक्तियां भर गया था, जिसके कारण वह लोग उस पानी को छू भी नहीं पा रहे थे। जब वो लोग पानी को छूते तो उसे बिजली का झटका लगता था, और उस लोगों को जबरदस्ती करता देख सत्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है। असल में वह बिजली सत्य की शक्तियां बाने के लिए किया गया था, इसलिए उसके अलावा कोई भी उसे छू भी नहीं पा रहा था। बहुत देर तक ये सब देखने के बाद सत्य वहां पर पहुंच गया। जैसे ही उस लोगों ने सत्य को वहां देखा तो उनमें से एक बोला, बच्चे, ये तुम्हारा खेलने की जगह नहीं है, दूसरी जगह जाकर खेलो। दरअसल सत्य की उम्र केवल 18 वर्ष ही था, इसलिए उन लोगों को लगा कि सत्य वहां केवल देखने के लिए आया है। ये सब सुनकर सत्य गुस्से में बोला, तुम लोग मरना चाहते हो क्या? को मेरे सामान को चुराने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर उस गैंग का लीडर बोला, देखो भाई, अब ये बच्चा हमें डरा रहा है। बच्चे, तुम शायद जानते नहीं हो कि हम सब मल्होत्रा परिवार के लिए काम करते हैं, को पूरे बिहार पर राज करता है। ये सब सुनकर सत्य गुस्से से बोला, मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी उस गैंग के लीडर बोला, तुम ऐसे नहीं मनोगे साथियों, हमला करो और दिखा दो अपनी पावर। ये देखकर सत्य मन में बोला, भेड़ियों का झुंड। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक ही मौके में उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल वो सभी मार्शल आर्ट नहीं जानते थे, इसलिए सत्य के एक ही मौके में मर गए। अपने साथी को इस तरह से मरते देख उस गैंग का लीडर डर से कांपने लगा, और सत्य उसे देखकर कहा, जाके कह दो अपने मल्होत्रा खानदान से, अगर वो इस पानी के ऊपर दोबारा नजर डाला तो मैं उसके मल्होत्रा खानदान को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर उस गैंग के लीडर के तो पसीने छूट गए, और वह जल्दी से अपने गाड़ी में बैठा और जल्दी से निकल गया। उस गैंग के लीडर को जाता देख सत्य ने उस पानी को एक छोटे छोटे बोतल में भरा और अपने घर की तरफ चला आया। घर आते ही ममता ने सत्य को सब्जी लेने के लिए बाजार भेज दिया। जब सत्य बाजार आ रहा था तभी एक काले रंग की चमचमाती हुई गाड़ी उसके पास आता है, और उस गाड़ी में से एक बुजुर्ग आदमी चलकर सत्य के पास आया और बोला, मैं मल्होत्रा खानदान का बुजुर्ग हूँ और अपने लोगों के गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये सुनकर सत्य बोला, तो आप मुझसे क्या लेने आए हैं? सत्य को इतना साफ और निडर होकर बोलते देख बुजुर्ग आदमी हैरान हो गया। आमतौर पर जब वो किसी लोग से बात करता था तो सभी लोग उससे इज्जत से बात करता था, पर सत्य उन मैन से नहीं था और डरता भी कैसे? सत्य तो केवल ईश्वर से ही डरता है, बाकी किसी से भी नहीं। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हारा उस चमत्कारी पानी की जरूरत है।
वो इतना बोला ही था कि सत्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, वो पानी को किसी को देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर सत्य आगे बढ़ने लगा, तभी बुजुर्ग आदमी पीछे से बोला, रुक जाओ लड़के। और वह सत्य के पास आकर बोला, देखो लड़के, मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार की हालत अभी ठीक नहीं है, तो वह चमत्कारी पानी मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। ये सुनकर सत्य ने कुछ देर सोचा और तैयार हो गया। उस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गया और वह गाड़ी में जाकर बैठ गया और उसके पीछे सत्य भी आके बैठ गया। और उस बुजुर्ग ने गाड़ी को मल्होत्रा पैलेस में ले जाने का इशारा किया और गाड़ी अपने रफ्तार से अपने मंजिल की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वह मल्होत्रा प्लेस पहुंच गया और बुजुर्ग आदमी बाहर निकलते हुए कहा, बाहर आ जाओ मिस्टर। तभी सत्य बोला, मेरा नाम सत्य है। तभी वो बुजुर्ग आदमी बोला, आइए मिस्टर सत्य। सत्य भी गाड़ी से बाहर निकल गया और वो दोनों मल्होत्रा पैलेस में चला गया। तो अब क्या होगा आगे, आखिर मल्होत्रा खानदान को क्यों चाहिए वो चमत्कारी पानी, जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ। चैप्टर 3, मल्होत्रा परिवार बर्बादी के कगार पर। जब सत्य उस बुजुर्ग आदमी के साथ एक कमरे में गया तो देखा कि एक 30 साल का आदमी बेड पर लेटा हुआ है और बीमारियों के कारण उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गया था, जिसके कारण वह और भी बुरा लग रहा था। और एक डॉक्टर उसकी इलाज कर रहा था पर उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा था। जब बुजुर्ग आदमी कमरे में पहुंचा तो उस डॉक्टर ने बुजुर्ग आदमी से कहा, क्या वो चमत्कारी पानी ले आए? ये सुनकर बुजुर्ग आदमी सत्य की तरफ देखने लगे, पर सत्य का ध्यान तो उस बीमार आदमी पर ही था। और सत्य अपने ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम इसकी जान लेना चाहते हो? ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में बोला, तुम आखिर हो कौन? क्या तुम एक डॉक्टर हो जो मुझे सिखा रहे हो? क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? ये सुनकर सत्य ने अपने ठंडे आवाज में ही कहा, मुझे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये कहकर सत्य ने मल्होत्रा खानदान की तरफ देखा और कहा, अगर ये आदमी चमत्कारी पानी का उपयोग करता है तो इस मरीज को मरने से मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर डॉक्टर हंसते हुए कहा, ये देखो, अब ये बिना लाइसेंस वाला डॉक्टर इस मरीज की जान बचाएगा। इतना कहकर उस डॉक्टर ने मल्होत्रा खानदान की तरफ देखा और कहा, आप मेरा यकीन करिए, मैं आपके पिता को बचा लूंगा। ये कहकर वह एक खूबसूरत लड़की की तरफ देखता है जो लाल ड्रेस में किसी परी की तरह लग रही थी। यह सुनकर उसने घमंड से सत्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम जैसा फटीचा तो कोई डॉक्टर तो क्या चपरासी बनने के भी लायक नहीं हो। इतना कहकर उसने डॉक्टर वसंत की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर वसंत, आप इलाज शुरू करिए। ये सुनकर डॉक्टर वसंत ने मुस्कुराया और सत्य से एक चमत्कारी बोतल को लिया और मरीज की तरफ बढ़ गया। ये देखकर सत्य ने अपना सर झटका और बुजुर्ग आदमी की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। इतना सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने जल्दी से अंदर गया और जल्दी से एक काले रंग का कार्ड लेकर बाहर निकला और सत्य को दे दिया। सत्य वो कार्ड लिया और झट से बाहर निकल गया। वही डॉक्टर वसंत ने वह बोतल लेने के बाद उस मरीज के मुंह में पूरा पिला दिया। चमत्कारी पानी को पीते ही उस बीमार आदमी के चेहरे से झुर्रियां गायब होने लगा। ये देखकर डॉक्टर वसंत ताना मारते हुए बोला, उस लड़के ने कहा था कि मेरे अलावा कोई इसे नहीं बचा सकता, पर देखो मैंने तो राजकुमार को बचा लिया। ये सुनकर कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर वसंत, आप तो सच में कमाल के हैं। वो सभी डॉक्टर वसंत की तारीफ कर ही रहे थे कि उसने देखा कि राजकुमार की शरीर भट्ठी जैसे लाल हो गया है। ये सब देखकर उस लाल कपड़े वाली लड़की गुस्से से बोली, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर वसंत। ये सुनकर डॉक्टर वसंत ने भी सारी जिम्मेदारी सत्य के कंधे पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि उस लड़के ने ही इस चमत्कारी पानी में कुछ मिलाया है। ये सुनकर उस लाल कपड़े वाली लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जाकर उस लड़के को बुला के लाओ। सत्य, जो कि रोड के किनारे खड़ा होकर जब टैक्सी का वेट ही कर रहा था, तभी एक नौकर दौड़ते हुए सत्य के पास आया और कहा, आपको मेरे साथ अंदर चलना होगा। सत्य भी समझ गया था कि अंदर क्या हुआ होगा। सत्य अंदर आया तो वो राजकुमार की हालत को देखा भी नहीं और बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, इसकी जान बचाने के बदले में मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनकर लाल कपड़े पहने हुए लड़की ने दांत को पिसते हुए कहा, ठीक है,
ये सुनकर सत्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है और वह राजकुमार को अपनी ठंडी नज़र से देखता है। और सत्य ने अपना हाथ हवा में उठाया और 7 चांदी की सुइयां राजकुमार के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर लग गया। और सत्य ने अपना हाथ राजकुमार के माथे पर रखा और धीरे धीरे राजकुमार ठीक होने लगा। जब राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने धीरे धीरे अपना आँख खोलने लगा। राजकुमार के आंखें खुलता हुआ देख लाल कपड़े वाली लड़की उसके पास गई और बोली, पापा आप आखिरकार आप ठीक हो ही गए। राजकुमार ने अपनी बेटी को दूर करते हुए कहा, मुझे बचाने वाला डॉक्टर कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी ने कहा, राजकुमार आपको बचाने वाला ये डॉक्टर है, इसका नाम सत्य है। ये सुनकर सत्य ने कहा, राजकुमार अब आप मेरी चमत्कारी पानी की वजह से और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ये सुनकर राजकुमार ने सत्य से पूछा, क्या आपके पास वो चमत्कारी पानी और भी है? ये सुनकर सत्य ने अपने चेहरे पर सख्त भाव लेते हुए उसे देखता रहा। तभी लाल कपड़े वाली लड़की ने सत्य की हाथों की तरफ इशारा किया। जब राजकुमार ने सत्य के हाथों की तरफ देखा तो उसके आंखों में लालच आ गया और उसने सत्य से कहा, दोस्त अगर आप हमें ये दोनों बोतल भी दे देते हैं तो हम आपको 40 करोड़ और देंगे। ये सुनकर सत्य ने गंभीरता से कहा, नहीं ये बिकाऊ नहीं है, अच्छा होगा कि आप मुझे मेरे इलाज के पैसे दे दीजिए और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये सुनकर राजकुमार ने इशारा किया और एक नौकर ने एक प्लेटिनियम का कार्ड दे दिया। कार्ड लेते ही सत्य बाहर की तरफ निकलने लगा। तभी राजकुमार ने इशारा किया और कुछ नौकर रास्ता को घेर लिया और बाहर जाने से रोक दिया और कहा, बिना तुम चमत्कारी पानी दिए कहाँ जा दे हो। ये सुनकर सत्य ने कहा, लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। ये राजकुमार संतोष घमंड में कहा, आखिर एक मामूली सा बच्चा मेरा यानी संतोष मल्होत्रा का क्या ही बिगाड़ लेगा। ये सब बातें सुनकर राजकुमार संतोष की बेटी, जो अब तक इसलिए शांत था क्योंकि उसके पापा सत्य से अच्छे से बात कर रहा था, पर अपने पापा को ऐसे बात करते देख सुनैना ने भी घमंड से बोला, सत्य चुपचाप वो चमत्कारी पानी हमारे हवाले कर दो वरना हम जबरदस्ती तुमसे छीन लेंगे। सत्य ने जब देखा कि एक पल में वो सभी अपने बातें से मुकर गया तो उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा आ गया और वातावरण अचानक से बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में बिजलियां चमकने लगी। तो अब क्या होगा आगे, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं और आगे की स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैप्टर 4, भागो ये शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सत्य के गुस्सा होते ही वातावरण बदलने लगा, हवा तेज हो गया, आसमानों कान फाड़ देने वाली बिजलियों की गर्जना होने लगी जिससे मल्होत्रा पैलेस में सामान इधर उधर उड़ने लगा। सत्य ने गुस्से से अपना एक पैर पटका जिसके कारण फर्श टूटकर हवा में उड़ने लगा और सत्य ने उन फर्श के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लिया और राजकुमार संतोष के गले को निशाना बनाते हुए फेंक दिया। फर्श के टुकड़े गोली के रफ्तार से राजकुमार संतोष के गले को छेड़ते हुए उसके गले के आर पार हो गया जिससे राजकुमार संतोष की मौत हो गया। जब मल्होत्रा खानदान के लोगों ने ये जब देखा तो सत्य की तरफ तेजी से दौड़ने लगे। अपने और लोगों को आता देख सत्य ने फर्श के टुकड़े को उठाया और उन सभी के तरफ फेंक दिया जिसके कारण वह मौजूद सभी लोगों की मौत हो गया और सत्य मल्होत्रा पैलेस में सभी को मारकर शांति से बाहर आ गया। सत्य इतना शांत लग रहा था कि अगर कोई मल्होत्रा खानदान को बेरहमी से मारते देखता तो कोई यकीन ही नहीं करता कि सत्य सैकड़ों लोगों को मारने के बाद इतना शांत कैसे है। मल्होत्रा खानदान को मारने के बाद सत्य हाथों में सब्जी लेकर एक गली से अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि उसके रास्ते में कुछ गुंडे आ गए। वो सभी गुंडे सत्य के पास आकर उसके गले पर चाकू रखते हुए कहा, बच्चे जो कुछ तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। अपने गले पर चाकू देख सत्य अपने मन में ही सोचा, ये दुनिया और यहाँ के लोग कभी भी नहीं सुधारने वाला है। अपने सोच से बाहर आते हुए सत्य ने उस गुंडों से बोला, लगता है कि तुम सब जीना नहीं चाहते हो। सत्य के बातों को सुनकर उस गुंडों मैन से एक बोला, अरे भाई देखो ये हम सबको जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन मैन से दूसरा गुंडा बोला, चल बच्चे अब हमें भी तो दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो।
ये सुनकर सत्य बोला, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तुम सब खुद चाहते हो कि मैं तुम सभी लोगों का हाथ पैर तोड़ दूं। आओ, मैं तुम सभी लोगों का ये इच्छा जरूर पूरा करूंगा। अपने बातों को मजाक में उड़ाते देख सभी गुंडे गुस्से से भर गए और सत्य को मुक्का मारने के लिए एक गुंडा अपना हाथ बढ़ा दिया। उस गुंडे के मुक्के को अपनी तरफ आते देख सत्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गया और अपने एक हाथ से उस गुंडे के मुक्के को हवा में ही रोक दिया और उसके हाथ को पकड़कर तोड़ दिया, जिसके कारण वह गुंडा दर्द से चिल्लाने लगा। अपने साथी को यूं तड़पता देख सभी गुंडे गुस्से से सत्य को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। सत्य ने उन सभी गुंडों को मार मार कर हाथ पैर तोड़ दिया और सत्य भी उन गुंडों को डराने के लिए उनके तरफ बढ़ने लगा। जब वो सभी गुंडों ने सत्य को अपनी तरफ आते देख उनमें से एक चिल्लाकर बोला, जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वह सभी गुंडे अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। सभी गुंडे भागते हुए कह रहे थे कि ये शैतान यहाँ कहाँ से आ गया। उस गुंडों की बात सुनकर सत्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छा हूँ और बुरे के लिए बहुत बुरा। इतना कहकर सत्य अपने घर की तरफ बढ़ गया और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही सत्य ने ममता को सब्जी पकड़ा दी और ममता वह सब्जी लेकर किचन में चली गई। इधर वो सभी गुंडे भागते भागते बहुत आ गया। उनमें से एक ने पलटकर देखा, कहीं सत्य उन लोगों के पीछे तो नहीं आ रहा है। जब वह गुंडा देखा कि उन लोगों के पीछे कोई नहीं, तब उन गुंडों के जान में जान आई। उनमें से एक गुंडा बोला, जान बची तो लाखों उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए। ये सुनकर दूसरे गुंडे ने कहा, अब हम सब इस शैतान लड़का से हजारों किलोमीटर दूर रहूंगा। ये सुनकर सभी गुंडों ने एक साथ बोला, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, इस शैतान लड़का से दूर रहने में ही हमारा भलाई है। तभी उस गुंडों का लीडर बोला, मैंने बहुत से आदमी को देखा पर इस लड़के के जैसा कोई शैतान नहीं देखा। इधर उन गुंडों का डर से हालत खराब था और उधर सत्य अपने छत पर लेटे हुए चांद को देख रहा था। तभी ममता की आवाज आती, बेटा सत्य नीचे आकर खाना खा लो। ये सुनकर सत्य नीचे आने लगा और सीधे डाइनिंग हॉल में चला गया और खाना खाने लगा। अपना खाना खत्म करने के बाद सत्य अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद सत्य ईश्वर की भक्ति करते हुए अपना शक्तियों को बढ़ाने लगा, पर सत्य अपनी पुरानी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश नहीं किया। अगर सत्य अपने पुरानी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करता तो इब्लीस को पता चल जाता। सुबह के पहले किरण के साथ सत्य की आंख खुल जाता है। आंखें खुलते ही सत्य फ्रेश होने चला जाता है और जब सत्य फ्रेश होकर बाहर निकलता है, ममता कहती है, जब से तुम ठीक हुए हो तब से तुम काफी बदल गया हो। और तभी ममता उसके चेहरे को ध्यान से देखता है और कहता है, और पहले से ज्यादा हैंडसम भी हो गए हो। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारा एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में करा दिया है। अब चलो नाश्ता कर लो, तुम्हें जल्दी से यूनिवर्सिटी में जाना है। अपनी माँ की बातें सुन सत्य मुस्कुराता है और अपने मन में ही सोचता है, अगर माँ को ये पता चलता है कि ईश्वर ने मुझे सभी चीज़ों का ज्ञान पहले ही दे दिया है, तो पता नहीं माँ का रिएक्शन क्या होता। अपने सोच से बाहर आते हुए सत्य ने अपना खाना खत्म किया और पटना यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गया। तो कैसा होगा सत्य के यूनिवर्सिटी का पहला दिन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना ओपिनियन हमें जरूर दे। चैप्टर 5, ये कितना हैंडसम लड़का है। जब सत्य पटना यूनिवर्सिटी की तरफ जा ही रहा था, पर पटना यूनिवर्सिटी में तो हड़कंप सा मचा है। उनमें से एक लड़की बोला, हमारे यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही हैंडसम लड़का का एडमिशन हुआ है। तभी उसकी फ्रेंड बोली, क्या तुमने उसका फोटो देखा है? तभी वह पहली लड़की बोली, हाँ, जब मैं नए स्टूडेंट की फॉर्म लेके जा रहा था तब मैंने उस लड़के की फोटो देखी थी। तभी उसकी फ्रेंड बोली, अच्छा वो कैसा दिखता है? तभी उसकी पहली फ्रेंड बोली, यार वो इतना हैंडसम था कि मैं तो बस उसे देखते ही रह गई। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें उनसे प्यार हो गया है। यार तुम सब अभी उसे देखा नहीं इसलिए तुम सब ऐसी बातें कर रही हो, और जब उसे देखोगी तो तुम सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही बातें हो रही थी, यहाँ तक कि अब तो सीनियर भी सत्य की बातें कर रही थी। ये सब सुनकर यूनिवर्सिटी के सभी लड़के जल भून रहा था
और सभी लड़के मन ही मन सत्य को मार्शल आर्ट की चैलेंज करके उसकी हड्डियां तोड़ने की प्लान बना रहा था। तो वही सत्य अब यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गया था, और जब सारी लड़कियों को ये पता चला तो सारी लड़कियां अपनी अपनी क्लासरूम से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी के गेट की ओर देखने लगा। वो सभी लड़कियों को तो मानो दिल की धड़कन ही रुक गई हो। वो सभी लड़कियां तो बस केवल सत्य का पुराना फोटो ही देखा था, पर सत्य अब पहले से भी ज्यादा लंबा, गठीला बदन, सुंदर चेहरा सत्य को और भी एट्रैक्टिव बना रहा था। पर सत्य को तो मानो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सत्य प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा ही रहा था कि कुछ सत्य से जलने वाले लड़कों ने टंकी में एक छेद कर दिया, जिससे टंकी का सारा पानी सत्य के देह पर आके गिरा और वह पूरी तरह से भीग गया। भीगने के बाद सत्य ने ऊपर देखा और वो हल्के से मुस्कुराया, मानो वो जानता हो कि ये हरकत किन सब का है। पानी के वजह से सत्य पूरी तरह भीग गया था, जिसके कारण सत्य के कपड़ा उसके शरीर से चिपक गया। सारे स्टूडेंट को, क्लासरूम के सारा स्टूडेंट को जब प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बाहर निकल कर आ गया, ये देखने के लिए कि आखिर सारा स्टूडेंट अपने क्लासरूम से सारा स्टूडेंट आखिर वहाँ कर क्या रहा, प्रिंसिपल बाहर आते ही सारी स्टूडेंट की नज़रों का पीछा किया तो उसकी भी नज़रें सत्य पर पड़ गया। उस वक्त सत्य पूरा भीगा हुआ था, जिसको देखकर सारी लड़कियों की मानो दिल की धड़कन रुक सी गई हो। और कुछ लड़की तो सत्य को देखकर बेहोश ही हो गया, और कुछ लड़कियां तो अपने हाथ काटने लगे और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि सत्य उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। सत्य को देखकर तो प्रिंसिपल मैम की भी दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गया और सोची, अगर ये लड़का मेरे टाइम में आया होता तो मैं इसे भगा के शादी कर लेता। खैर, प्रिंसिपल मैम खुद को संभालते हुए सभी स्टूडेंट से कहा, सभी अपने अपने क्लासरूम में जाओ। प्रिंसिपल मैम की बातें सुनकर मानो सारी लड़कियां अपने अपने सपनों से जाग जाए हो और वो सभी अपने अपने क्लासरूम के तरफ बढ़ गई। इधर सत्य भी प्रिंसिपल मैम की ऑफिस में आने लगा और प्रिंसिपल मैम भी अपने ऑफिस में आ गई। तभी सत्य प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के बाहर आते ही बोला, मैं आई कमिंग मैम। प्रिंसिपल मैम अभी भी सत्य के बारे में ही सोच रही थी। सत्य की आवाज़ सुनकर वह अपनी सपनों से बाहर आया और हड़बड़ाते हुए कहा, अंदर आ जाओ। प्रिंसिपल मैम को लगा कोई दूसरा स्टूडेंट होगा, इसलिए वह ऐसे बोली थी। आवाज़ सुनकर सत्य ऑफिस के अंदर चला गया और इधर प्रिंसिपल मैम भी फिर से सत्य के बारे में सोचने लगी। पर प्रिंसिपल मैम को ये नहीं पता था कि ऑफिस में आने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सत्य है। काफ़ी देर बाद जब सत्य बोला तब प्रिंसिपल मैम का ध्यान सत्य पर जाता है। सत्य को इतने करीब से देखने के बाद उसकी तो मानो सांसें ही रुक सी गई हो। सत्य का कपड़ा भीगने कारण उसका गठीला बदन साफ साफ दिख रहा था। जब प्रिंसिपल मैम सत्य को घूर घूर कर देख रहा था तब आहे भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी सत्य बोला, मैम ये मेरा डॉक्यूमेंट है। सत्य का फाइल देखने के बाद बोला, अच्छा तो तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो तुम किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो? ये सुनकर सत्य सोचा, मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊं, मेरे लिए तो ये सब बकवास ही है। अपने सोच से बाहर आते हुए सत्य प्रिंसिपल मैम से बोला, आप मुझे कोई सा भी डिपार्टमेंट में डाल दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल मैम बोला, ठीक है, पहले तुम सभी डिपार्टमेंट में जाओ और जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम उस डिपार्टमेंट में चले जाना। ये सुनकर सत्य बोला, तो ठीक है, मैं कल से ज्वाइन करता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल मैम बोला, आज से क्यों नहीं? सत्य बोला, मेरा कपड़ा गीला हो गया तो मैं कल आऊँगा। जब सत्य बाहर जा ही रहा था तभी प्रिंसिपल मैम बोली, और हाँ, आज से तुझे मेरे नाम से ही बुलाना। ये सुनकर सत्य मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मैडम। तभी प्रिंसिपल मैम ने कहा, सोनिया, मेरा नाम सोनिया है। सत्य बोला, ठीक है मैडम सोनिया, तो कल मिलते हैं। और इतना कहकर सत्य यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। वो बाहर जा ही रहा था कि उसने देखा एक नौजवान लड़का हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और एक लड़की डॉक्टर से ये बार बार कह रही थी कि मेरा भाई मरा नहीं, प्लीज़ उसे बचा लो, मैं आपकी नौकर बनने के लिए मैं तैयार हूँ। तभी डॉक्टर गुस्से से बोला, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारा भाई मर गया है। ये सुनकर वो लड़की रोते हुए अपने भाई को उठाया और वहाँ से चली गई। जब वो लड़की सत्य के बगल से जाने वाली थी कि तभी सत्य बोला, सुनो, मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ।
ये सुनकर वो लड़की बोली, अगर आप मेरे भाई को बचा लेते हैं तो मैं आपकी जीवन भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सत्य ने कुछ नहीं कहा और उस लड़के को ध्यान से देखने लगा और इतना ही कहा, मेरे पीछे आओ, और सत्य ने उसे लेकर पुरानी फैक्ट्री में लेके आ गया। उस पुरानी फैक्ट्री को देखकर वह लड़की डर जाती है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगता है और वह सोचती है कहीं ये मेरे साथ कुछ करने वाला तो नहीं है। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी सत्य की आवाज आता है, इसे यहाँ रख दो। ये सुनकर लड़की उस लड़के को वही जमीन पर रख देता है और सत्य कुछ देर के लिए वहां से बाहर चला जाता है ताकि वह लड़की उसकी पावर देखकर बेहोश न हो जाए। बाहर आते ही सत्य वह अपने जेब से चमत्कारी पानी निकालता है और उस चमत्कारी पानी को हाथ में लेकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह इसमें मेरी मदद करे, और तभी आसमान में तेज बिजलियां चमकने लगता है और सत्य के ऊपर गिरने लगता है और चारों तरफ आग लग जाता है और सत्य उस पानी को एक गोली के रूप में कर देता है और वापस फैक्ट्री की तरफ चल जाता है और उस लड़के को वह एक गोली खिला देता है जिससे वह लड़का ठीक होने लगता है। पर ये क्या, उस लड़के के शरीर से धुआं क्यों निकलने लगता है? तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैप्टर 6 अग्रवाल खानदान पर काला जादू। अपने भाई के शरीर से धुआं निकलते देख वह लड़की जिसका नाम रोशनी अग्रवाल थी, उसने सत्य की तरफ देखा। जब उसने देखा कि सत्य एकदम पहले की तरह शांत देखा तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई और थोड़ी ही देर में उस लड़के यानी मोटू अग्रवाल ने अपना आंख खोल दिया। मोटू अग्रवाल को आंखें खोलता देख रोशनी अग्रवाल खुशी से गले लगा लिया। जब सत्य ने देखा कि मोटू अग्रवाल अब ठीक है तो सत्य बिना कुछ बोले वहां से अपने घर चला आया। घर आते ही सत्य ने खाना खाया और अपने कमरे में आकर अपने आंखें बंद करके ट्रेनिंग में लग गया। सुबह सुबह अग्रवाल खानदान में मीटिंग में अग्रवाल खानदान के बड़े बड़े लोग उस मीटिंग में जो किसी बड़े मुद्दे पर ही शामिल होता था वह भी आज के इस मीटिंग में शामिल हुआ था। आखिर बात ही ऐसी है, मल्होत्रा खानदान के बर्बादी के पीछे जो था शायद उसके बारे में कुछ पता चला है। उनमें से एक सदस्य बोला, क्या कुछ पता चला है कि वह कौन है? ये सुनकर उनमें से एक सदस्य बोला, हाँ पर हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर एक सदस्य टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, क्या हमारे खानदान की पावर इतना कम हो गया है कि हम उसके बारे में एक हफ्ते में कुछ भी पता नहीं लगा पाए? ये सुनकर दूसरा बोला, बारे भाई सुरेंद्र, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही नहीं पता बल्कि उस इंसान के बारे में किसी भी खानदान को कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर सुरेंद्र अग्रवाल बोला कि क्या हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाए? ये सुनकर रमेश ने कहा, ऐसी बातें नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता। पहले आप सभी ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये फुटेज मल्होत्रा खानदान के बर्बादी के कुछ समय पहले की फुटेज है जिसमें मल्होत्रा खानदान के बुजुर्ग किसी लड़के को लेके आता है और कुछ समय वह लड़का रोड पर आता है और कुछ समय के बाद मल्होत्रा खानदान के नौकर आता है और उस लड़के को लेकर अंदर चला जाता है और जब आधे घंटे बाद वह लड़का आता है और वहां से चला जाता है और इसके बाद इस लड़के का कोई पता नहीं चलता है। तभी सुरेंद्र बोलता है, मुझे लगता है कि मल्होत्रा खानदान को बर्बाद करने वाला यही लड़का है। तभी अग्रवाल खानदान के मुखिया राज अग्रवाल बोला, सुरेंद्र, इस लड़के को खोजने की जिम्मेदारी तुम्हारी बेटी काजल को देता हूँ। ये सुनकर काजल बोली, दादाजी, मैं इसे किसी भी हाल में ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे जमीन और आसमान को एक ही क्यों न करना पड़े। तभी राज अग्रवाल बोला, ठीक है, मुझे यकीन है कि मेरी होनहार पोती ये काम आसानी से कर पाएगी। ये सुनकर काजल ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई और अपनी ज्वेलरी शॉप की काम देखने चली गई। और इधर सत्य ने सोचा, मुझे मेरी माँ के लिए नेकलेस खरीद लेना चाहिए, और वह अग्रवाल ज्वेलरी शॉप से नाम पढ़कर सत्य शॉप के अंदर चला गया। अंदर आते ही सत्य ने शॉप में काम कर रही एक लड़की से नेकलेस दिखाने को कहा। ये सुनकर शॉप में काम कर रही लड़की ने सत्य की तरफ देखा तो देखते ही रह गई और खुद को संभालते हुए नेकलेस दिखाने लगी और उस लड़की की ध्यान अपने काम पर कम सत्य के बॉडी पर ज्यादा था। तभी सत्य ने उन सभी नेकलेस को एक नज़र देखने के बाद कहा, कोई अच्छा सा डिज़ाइन दिखाओ।
ये सुनकर उस लड़की ने कहा ठीक है, पर इससे आगे 5 लाख से ज्यादा का होगा। ये सुनकर सत्य ने कहा आप पैसों की चिंता मत करो, बस वह नेकलेस दिखाए। ये सुनकर वह लड़की ने एक नीले रंग की नेकलेस लेके आए और सत्य को दिखाया। और सत्य ने उस लड़की से कहा ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए। ये सुनकर वो लड़की बोली ठीक है सर, तो इसका प्राइस 10 लाख हुआ, तो आप कैश देना चाहेंगे या कार्ड? ये सुनकर सत्य ने मल्होत्रा खानदान से हासिल किया हुआ कार्ड उस लड़की को दे दिया। जब वह लड़की ने कार्ड देखा तो कार्ड लेकर वह लड़की घबराते हुए सीईओ ऑफिस की तरफ बढ़ गया। सीईओ की ऑफिस की दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आ गया। जब काजल ने उस लड़की को घबराते हुए देखा तो काजल ने कहा मैडम, कोई मल्होत्रा खानदान का कार्ड लेकर हमारे शॉप में आया है। ये सुनकर काजल ने कहा पर मल्होत्रा खानदान को तो किसी ने बर्बाद कर दिया है, न तो फिर ये कौन हो सकता है? और काजल झट से अपने दादाजी राज अग्रवाल के पास कॉल करते हुए कहती है दादाजी जिसे हम खोज रहे हैं वो शायद हमें मिल गया है। ये सुनकर राज अग्रवाल ने कहा काजल मैं आ रहा हूँ, तब तक तुम उसे रोक के रखो। ये सुनकर काजल कहा ठीक है दादाजी, और वो उस लड़की के साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। और सत्य के पास आते हुए काजल ने सत्य से कहा मेरे दादाजी आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर सत्य ने कहा ठीक है, और आधे घंटे में ही राज अग्रवाल वहां पहुंच गया। और राज अग्रवाल ने काजल से वह कहा है। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा वह वीआईपी हॉल में है। ये सुनकर राज अग्रवाल फौरन वीआईपी हॉल की तरफ बढ़ गया। हॉल में आते ही काजल ने राज अग्रवाल को काजल ने सत्य के पास लेकर चली आई। जब राज अग्रवाल ने सत्य को देखा तो कहा तो आपने ही मल्होत्रा खानदान को बर्बाद किया है। ये सुनकर सत्य ने गंभीरता से कहा उसके कर्म ही मारने लायक था, मैं तो बस उन सबको उसके कर्मों के फल दिया है। खैर मुझको लगता है कि आप बहुत बीमार है। ये सुनकर राज अग्रवाल ने कहा ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बीमार हूँ और मुझे ही नहीं पता है। तभी सत्य गंभीर आवाज में बोला तो बताए कि सपनों में खुद को मरता देख क्या है? और काजल की तरफ मुड़ के कहा और तुम जो सपनों में अंधेरों में भागते और चिल्लाते देखना क्या है? इतना ही नहीं, आपके पूरे खानदान की जान खतरे में है। तो अब आप सब जीना चाहते हैं या कुछ हफ्ते में मरना चाहते हैं? ये सुनकर राज अग्रवाल घबरा गया और कहा क्या इसका कोई उपाय है? ये सुनकर सत्य ने कहा आप सभी का कर्म अच्छा है, इसलिए मैं आप सभी की मदद जरूर करूंगा। अगर आप सभी का कर्म अच्छा नहीं होता तो आज नहीं तो कल आपका खानदान भी मेरे हाथों से मारा जाता। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप सभी कर्म अच्छा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो आप अपनी सभी लोगों को यहाँ बुला लीजिए। इतना सुनकर कि सत्य उसकी मदद करने के लिए तैयार है तो राज अग्रवाल के जान आया और उसने अपने पूरे खानदान और काम करने वाले लोगों को भी बुला लीजिए, क्योंकि उन लोगों पर भी काला जादू किया गया है। और कुछ ही समय में वह सभी लोग अग्रवाल ज्वेलरी शॉप में आ गया। और जब सत्य ने उन सभी लोगों को देखा तो उसके चेहरे का भाव ही बदल गया। तो आखिर क्यों बदल गया सत्य के चेहरे का भाव जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैप्टर 7 जोरावर मौत के कगार पर। जब सत्य ने उन लोगों को देखा तो उसने कहा मैं एक सर्कल बनाने वाला हूँ, आप सभी उस सर्कल में बारी बारी से जाएंगे और हाँ इस प्रोसेस में आपको थोड़ा दर्द भी होगा। और इतना कहकर उसने एक गोल घेरा बनाया और कहा राज अग्रवाल पहले आप जाए। इतना सुनते ही राज अग्रवाल ने आगे आया और उस गोल घेरे में चला गया। गोल घेरे में जाते ही उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में काला धुआं निकालना बंद जब हो गया तो राज अग्रवाल गोले घेरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसके शरीर की सारा थकान मिट गया और वो खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था, जैसे मानो कि उसके शरीर के ऊपर से बोझ हट गया हो। और उसने सत्य को शुक्रिया बोला तो ये सुनकर सत्य बोला मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है वही ईश्वर है। इतना सुनकर राज अग्रवाल ने ईश्वर को शुक्रिया किया और सत्य से कहा क्यों ना आज आप लंच हमारे साथ करें। ये सुनकर सत्य ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं राज अग्रवाल जी, मुझे जल्द ही यूनिवर्सिटी भी जाना है। ये सुनकर राज अग्रवाल ने कहा ठीक है, तो आप कब हमारे घर आने वाले हैं? ये सुनकर सत्य ने कहा मैं यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद मैं आपका घर जांच करने आऊंगा।
और इसी तरह अग्रवाल खानदान की एक और सदस्य आगे आया। सत्य ने देखा कि वह काजल है। काजल जब उस घेरा में गई तो इसके शरीर से भी वैसे ही काला धुआं निकला जैसा धुआं राज अग्रवाल के शरीर से निकला था। काजल को भी वैसे ही हल्का महसूस होने लगी जैसे राज अग्रवाल को महसूस हुआ था। और बारी बारी से सभी लोग इस घेरे के अंदर जाने लगा और उन सब को भी काफी हल्का महसूस करके वह सब दुगुनी जोश के साथ काम करने लगा। ठीक बारी बारी से पहले 2 3 4 और 5 और फिर सभी उस घेरे से होकर निकलकर अपने अपने काम पर चले गए। अपना काम खत्म करने के बाद सत्य भी कहा, तो ठीक है अग्रवाल जी, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाने में काफी देर हो रहा है। ये सुनकर अग्रवाल जी ने काजल को बुलाया और काजल से कहा, जाओ और मिस्टर सत्य को उसके यूनिवर्सिटी में छोड़ के आओ। ये सुनकर काजल ने कहा, ठीक है दादाजी, मैं मिस्टर सत्य को उसके यूनिवर्सिटी में छोड़ के आता हूँ। और वह सत्य की तरफ पलटते हुए कहा, चलिए मिस्टर सत्य, आज मैं आपको यूनिवर्सिटी में छोड़ के आता हूँ। सत्य ने भी कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया और काजल पार्किंग से अपनी गाड़ी लाने चली गईं। अपनी गाड़ी बाहर लाने के बाद गाड़ी का दरवाजा खोला और सत्य गाड़ी के अंदर बैठ गया। और काजल ने भी गाड़ी स्टार्ट करते हुए सत्य से पूछा, तो मिस्टर सत्य आप रहते कहाँ है? ये सुनकर सत्य ने कहा, मैं अभी पटना के बस्ती में रहता हूँ, गली नंबर 5 और रूम नंबर भी 5। ये सुनकर काजल ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, अब आपको खोजने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर सत्य हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। पर काजल का तो सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसने फिर पूछा, अच्छा और आपका उम्र कितना होगा? ये सुनकर सत्य को थोड़ा अजीब लगा पर उसने भी बिना किसी भाव के कहा, 18 साल। ये सुनकर काजल ने, अच्छा तो आप अभी 18 साल का ही है। और कुछ ही देर में सत्य अपने यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गया और सत्य गाड़ी से उतरकर अपने यूनिवर्सिटी की ओर जा ही रहा था कि तभी काजल ने पीछे से कहा, सुनिए मिस्टर सत्य, आपका यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद आपको लेने आऊंगा। ये सुनकर सत्य बोला, ठीक है, और वह अपने यूनिवर्सिटी में चला गया। सत्य को यूनिवर्सिटी में देख पूरे यूनिवर्सिटी में फिर से हंगामा मच गया और सभी जोरावर और अंश की फाइट को छोड़कर सत्य को देखने लगी। ये सब देखकर जोरावर ने कहा, मुझे लगा था कि ये अपना कल का हालत देखकर कल से यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, पर मैं गलत था, ये तो फिर से आ गया। तभी अंश बोला, जोरावर भाई, क्यों ना हम दोनों सत्य को चैलेंज करें और सत्य को अपंग बना दे, इससे हम दोनों का काम हो जाएगा। ये सुनकर जोरावर ने भी हाँ में सिर हिलाया और अंश मैदान से बाहर चल गया। और जोरावर ने सत्य से कहा, सत्य अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो मुझसे आकर मैदान में लड़ो। ये सुनकर वहाँ की लड़कियां मानो जैसे पागल सी हो गई और कुछ लड़कियां सत्य के पास आते हुए बोली, देखो मिस्टर हैंडसम, हम सब लड़कियां चाहते हैं कि तुम इस चैलेंज को न मानो, वरना तुम्हारा इतना हैंडसम फेस बिगाड़ देगा। ये सुनकर सत्य कुछ नहीं बोला और मैदान की तरफ बढ़ गया। मैदान में आते ही सत्य बोला, मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी के ताकतवर में से एक की ताकत तो आखिर मैं भी देखना चाहूँगा। ये सुनकर जोरावर बोला, तो ठीक, अपना हड्डी तोड़ बाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर सत्य बोला, तुम बहुत बक बक कर रहे हो, अब ये सब छोड़ो और अपनी ताकत दिखाओ। ये सुनकर जोरावर ने अपना मुट्ठी कसकर बंद कर लिया और कहा, तो फिर लो मेरे हमले को रोक के दिखाओ। और इतना कहते ही सत्य के चेहरे की तरफ अपने मुके को बढ़ा दिया और सत्य अपना एक हाथ बढ़ाकर रोक दिया, जिसके कारण मैदान में धूल मिट्टी उड़ने लगा और जोरावर उस टक्कर से कुछ कदम पीछे हट गया और वही सत्य अपने जगह पर वैसे ही जमा रहा मानो वो एक चट्टान हो। जब जोरावर ने सत्य को देखा तो वह हैरान रह गया। गुस्से से अपना सबसे भयानक तकनीक का उपयोग किया और कहा, सत्य बच सके तो मेरे इस हमले से बच के दिखाओ। और इतना कहते ही सत्य की तरफ बढ़ गया और सत्य से टकरा गया। जब सत्य से वो हमला टकराया तो ऐसा लगा कि मानो जोरावर सत्य से नहीं बल्कि किसी लोहा से टकराया हो। और मैदान के सारा धूल हटने के बाद सभी ने देखा कि सत्य अभी भी अपने जगह पर वैसे ही खड़ा था जैसे पहले था। ये देखकर जोरावर के तो पसीने छूटने लगा। तभी सत्य अपनी ठंडी आवाज में बोला, तो चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं। और इतना कहते ही सत्य ने जोरावर को एक मुक्का मारा, जिसके कारण जोरावर के शरीर के सारी हड्डियां टूट गया।
और वह दर्द से चिल्लाने लगा। जोरावर को दर्द से चिल्लाता देख सत्य ने उसके तरफ देखा भी नहीं और वहां से बाहर निकल गया। वहां से बाहर निकलते ही सत्य ग्राउंड में घूमने लगा और जोरावर ने दर्द में छटपटाते हुए कहा, सत्य अब तुम अपने मौत के लिए तैयार हो जाओ, मेरा खानदान जल्द ही तुमसे बदला लेगा। तो आखिर कौन है जोरावर का खानदान और अब जोरावर सत्य से कैसे लेगा बदला, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैप्टर 8 शुक्ला खानदान आबाद होगा या बर्बाद। जोरावर इतना कहते ही बेहोश हो जाता है और यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ ही देर में शुक्ला खानदान आ जाता है। जोरावर की मां तो फुट फुट कर रोने लगती है और शुक्ला खानदान के मुखिया डॉक्टर से पूछता है अब जोरावर कैसा है। डॉक्टर बोलता है, देखिए शुक्ला जी, जोरावर के शरीर के सारा हड्डियां टूट गया है और इसलिए वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया है। ये सुनकर जोरावर के दादाजी यानी शुक्ला खानदान मुखिया बोला, डॉक्टर कोई तो उपाय होगा ना। तभी डॉक्टर बोला, देखिए हम लोग अगर पूरी कोशिश भी करते हैं तभी भी हम केवल उसे चलने लायक ही बना पाएंगे और वो कभी भी मार्शल आर्ट तकनीक का कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुनकर जोरावर के दादाजी बोला, ठीक है, तो जब वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो कम से कम हमारा खानदानी बिजनेस ही संभालेगा। और ये सुनकर डॉक्टर जोरावर की ऑपरेशन करने के लिए ICU में चला गया और जोरावर के दादाजी ने अपने बेटे से कहा, जाओ और जाके पता करो कि ये सब किसने किया है। ये जोरावर के पिता वहां से यूनिवर्सिटी की तरफ चल गया और यूनिवर्सिटी में आने के बाद उसने पता लगाया तो उसे पता चला कि सारा गलतियां जोरावर का ही है। उसने ही पहले सत्य को चैलेंज किया और उसने ही सबसे पहले सत्य पर उसने ही जानलेवा हमला किया था और सत्य के एक ही हमले से उसके शरीर के सारा हड्डियां टूट गया। ये सुनकर जोरावर के पिताजी शर्मिंदा हो गए और वहां से शुक्ला पैलेस की ओर चल गया और अपनी पिता से कहा, पापा इनमें उस लड़के की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर जोरावर के दादाजी ने कहा, शायद ये हमारे लाड़ प्यार का ही नतीजा है जिसके कारण वह इतना घमंडी हो गया और उसकी ये हालत हो गया है। इतना कहकर उसने अपने बेटा से कहा, ठीक है तो तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। जोरावर के पिता ने भी हमें सिर हिलाया और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। वह जाने ही वाला था कि तभी शुक्ला खानदान के मुखिया को कुछ याद आता है और उसने गंभीर आवाज में कहा कि तुमने कहा था कि जोरावर के सबसे शक्तिशाली तकनीक का भी उस लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी जोरावर के पिता के आंखों में चमक आ गई और उसने पलटते हुए कहा, हाँ यही हुआ था। तभी मुखिया अपने गंभीर आवाज में ही कहा, मुझे लगता है जिस लड़के ने जोरावर की ये हालत की है वही उसे ठीक भी कर सकता है। ये सुनकर जोरावर के पिता बोला, पर पापा वह लड़का हमारा मदद आखिर क्यों करने चाहेगा, आखिर उसने तो ही जोरावर का ये हालत किया है। ये सुनकर मुखिया ने इस बार हल्के मुस्कुराते हुए कहा, तुमने शायद इस बात पर गौर नहीं किया कि हमारा खानदान का सबसे ताकतवर तकनीक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो फिर सोचो, अगर वह हमारे शुक्ला खानदान को नुकसान पहुंचाना चाहता तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारा खानदान उसे रोक भी पाएगा। ये सुनकर जोरावर के पिता बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं पिताजी, मैंने ही नहीं इस बातों पर ध्यान दिया। ये सुनकर शुक्ला खानदान के मुखिया बोला, तो ठीक है जाओ और उस लड़के के बारे में पता लाओ। ये कहकर शुक्ला खानदान के मुखिया वहां से चला गया और जोरावर के पापा भी वहां से अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही जोरावर की मां रेखा ने जोरावर के पिता महेश से कहा, महेश क्या कोई उपाय है जोरावर को बचाने का। तभी रेखा से महेश बोला, क्या तुम अपने बेटे के घमंड को नहीं देखी थी। ये सुनकर रेखा बोली, शायद ये हमारे ही गलती का नतीजा है, हमने ही उसे सर पर चढ़ा रखा था, नहीं तो आज ये सब नहीं होता। और ये कहकर रेखा उदास हो गई। रेखा को उदास देखकर महेश से रहा नहीं गया और कहा, तुम चिंता नहीं करो, पापा ने एक रास्ता निकाल लिया है जिससे जोरावर पहले की तरह ठीक हो जाए। ये सुनकर रेखा की आंखों में चमक आ गई और उसके खुशी से चहकते हुए बोली, अच्छा तो कौन है वो। ये सुनकर महेश अपने आंखों में चमक लाते हुए कहा, वही लड़का जिसने जोरावर की ये हालत की है। ये सब सुनकर रेखा उदास होते हुई बोली, पर वह ऐसा आखिर क्यों ही करेगा। फिर वो कुछ निश्चय करते हुए कहा, अगर वही लड़का जोरावर को ठीक कर सकता है तो मैं उसके सामने अपने बेटे को बचाने की भीख मांगूंगी।
ये सब देखकर महेश कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, तो तुम आराम करो, कल से हम उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए जाऊंगा। और इतना सुनकर रेखा शांत हो गई। और वही पटना यूनिवर्सिटी में जब जोरावर के गुरु को ये पता चला तो उसने गुस्से से सत्य के पास आकर उसे चैलेंज किया। और वही सत्य अभी भी ग्राउंड में ही बैठा था, और जब लड़कियां सब उसके पास आकर बताया कि जोरावर के गुरुजी उसे चैलेंज किया है तो सत्य को कोई हैरानी नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। पर उसे ये उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी कोई फिर से मुझसे मार खाने चला आएगा। और सत्य फाइटिंग मैदान की तरफ चल दिया। जब लड़कियों ने सत्य को फाइटिंग मैदान की तरफ जाते हुए देखा तो उन सभी लड़कियों ने भी सत्य के पीछे पीछे आने लगी। और जल्द ही सत्य फाइटिंग मैदान में आ गया। और जब जोरावर के गुरुजी ने ये देखा कि जोरावर को अधमरा करने वाला लड़का कोई 18 साल का लड़का है तो वह काफी हैरान हो गया। उसे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बच्चा से जोरावर कैसे हार गया। अपना हैरानी काबू करने के बाद जोरावर के गुरु बोला, मैं इस यूनिवर्सिटी का टीचर और जोरावर के गुरु तुम्हें चैलेंज देता हूँ, आओ और मुझसे मुकाबला करो। तो क्या होगा अब? क्या सत्य जोरावर के गुरु का भी वैसा ही हाल करेगा जैसे जोरावर का किया था? और कैसे करेगा सत्य जोरावर को ठीक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैप्टर 9 आचार्य रूपेश हुआ बेहोश। जोरावर के गुरु के चैलेंज सुनकर सत्य भी अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए, क्या तुम भी अपने स्टूडेंट की तरह हाथ पैर तोड़वाना चाहते हो क्या? ये सुनकर जोरावर के गुरु जी चिल्लाते हुए कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम मेरा हालत खराब करोगे कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपंग बनाता हूँ। ये सुनकर सत्य बिना कुछ बोले ही फाइटिंग मैदान में चला आया। और सत्य, तो फिर चलो, जो कि तुम मुझे चैलेंज कर ही दिए होते, मुझे दिखाओ कि आखिर तुझमें कितना ताकत है। ये सुनकर जोरावर ने गुस्से से चिल्लाते हुए सत्य से कहा, तो फिर मेरे वार को रोक के दिखाओ। और इतना कहते ही जोरावर के गुरु अपने मुट्ठी के चारों तरफ रोशनी चमकने लगा और वह सत्य को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखकर सत्य हंसते हुए कहा, इस बच्चों वाले तकनीक के साथ मुझे हराना चाहते हो? लगता है कि तुम दिन में ही सपने बहुत ज्यादा देखते हो। ये सुनकर जोरावर के गुरु बोला, बच्चे, लगता है कि तुम मुझे बहुत कम एक रहे हो। और इतना कहकर सत्य को एक मुक्का मार दिया। और सत्य ने भी जोरावर की तरह उसके गुरु के मुक्के को भी अपने एक हाथ से ही रोक दिया। और जब सत्य ने जोरावर के गुरु रूपेश का हमला रोकते ही उस मैदान में एक तेज धमाका सुनाई दिया। और जब मैदान से धूल साफ हुआ तो सभी ने देखा कि सत्य ने रूपेश के हमले को रोक दिया, बिना एक भी कदम पीछे हटे। और जब रूपेश ने देखा कि उसका हमला नाकाम हो गया है, वो काफी हैरान हो गया और अपने दूसरे हमले के लिए अपना पोजीशन ले लिया और अपना हमला तैयार करने लगा। उसका हमला पूरा होते ही सत्य की तरफ मारने के लिए चला गया। और पिछली बार की तरह फिर से उस मैदान में एक धमाके की आवाज सुनाई दिया। और पिछली बार की तरह ही सत्य ने इस बार भी रूपेश का मुक्का एक हाथ से ही रोका हुआ है। तो ये सब देखकर सभी लोगों के साथ साथ रूपेश भी हैरान हो गया। इधर मैदान में सत्य और रूपेश लड़ रहा था तो वही उस मैदान में होता हुआ लड़ाई को देखकर एक लड़की बोली, जब आचार्य रूपेश सत्य को मुक्का मार रहा था तो मेरी तो मानो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। ये सुनकर उसकी सहेली बोली, हाँ मुझे भी, अगर सत्य को कुछ हो गया तो मैं किसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। ये सुनकर उसकी तीसरी सहेली बोली, सत्य तुम्हारी बॉयफ्रेंड क्यों बनेगा, आखिर मैं तुमसे कम सुंदर हूँ क्या? इसी तरह सारी लड़कियां आपस में ही बहस करने लगी और इधर सत्य पर आचार्य रूपेश ने अपना तीसरा हमला भी कर दिया। बाकी दोनों हमले की तरह सत्य ने इस हमले को भी रोक दिया। पहले की तरह इस बार भी एक तेज धमाका हुआ और चारों तरफ धूल उड़ने लगा। और जब सारा धुआं साफ हुआ तो सत्य ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा तकनीक और भी बचा है तो वह भी इस्तेमाल कर लो, क्यों, अब मेरी बारी है। इतना कहकर सत्य एक झटके में आचार्य रूपेश के पास गया और उसे एक झापड़ मार दिया। सत्य का झापड़ खाते ही आचार्य रूपेश दूर जाकर गिरा और वह बेहोश हो गया। और ये देखकर सत्य फाइटिंग मैदान से बाहर चला गया और यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे वहां के सारी लड़कियां बाहर निकल गया।
और सत्य को उन मैन से एक लड़कियों का ग्रुप सत्य के पास आया और हेलो हैंडसम, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे को छोड़ दूँ। ये सुनकर दूसरी लड़की बोली, तुम क्यों सत्य को तो छोड़ने जाऊंगी। और वह सभी लड़कियां आपस में ही झगड़ने लगी। ये देखकर सत्य बोला, तुम सब आपस में लड़ना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम में से किसी के साथ नहीं जाऊंगा। ये सुनकर वह सभी लड़कियां उदास होकर वहां से निकल गई। और उन में से एक लड़की बोली, ये तुम्हारी गलती है, वरना मैं सत्य को अपने साथ लेकर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते और खूब मस्ती करते और शायद क्या पता कि वह सब भी हो जाता। ये सुनकर दूसरी लड़कियां बोली, तुम क्यों, मैं क्यों नहीं, और देखना सत्य तो मेरा ही बॉयफ्रेंड बनेगा। वह सारी लड़कियां ऐसी ही बातें करते हुए वहां से चली गई और सत्य भी अपने घर की तरफ बढ़ गया। सत्य कुछ दूर गया ही था कि पीछे से किसी ने आवाज दिया, ओ हेलो मिस्टर हैंडसम, अकेले अकेले कहाँ जा रहा हो। ये सुनकर सत्य पीछे मुड़ा तो वह देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि काजल अग्रवाल थी। काजल अग्रवाल वहां अपना काले रंग का चमचमाती हुई काली कार लेकर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। और जब सत्य ने काजल को देखा तो उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप काजल के गाड़ी में जाकर बैठ गया। और काजल ने भी अपनी गाड़ी को तेजी से भागती हुई अपनी घर की तरफ बढ़ने लगी। अग्रवाल पैलेस के घर के सामने आते ही उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी से उतर गई और वह सत्य को लेकर अग्रवाल पैलेस में चली गई। और वह खुशी से चहकते हुई बोली, मामी मैं आ गई। ये सुनकर काजल की मां रेवती अग्रवाल ने गेट को खोला और काजल से, अब अंदर भी आ जाओ, क्या तुम मिस्टर सत्य को बाहर ही रखना चाहती हो क्या। ये सुनकर काजल ने अपना मुंह एक छोटे बच्चे की तरह बनाते हुए कहा, मां आपको तो मेरी कुछ परवाह ही नहीं है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आप मुझसे छुपाकर किसी और को अपनी बेटी बना लिया है। ये सुनकर और काजल के बच्चों वाले मुंह को देखकर उसकी हंसी निकल गई और उसने किसी तरह अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती, तुम ही मेरी बेटी हो, लेकिन दूसरी क्योंकि मेरी पहली बेटी तो रोशनी अग्रवाल है। ये सुनकर काजल ने भी अपना मुंह ठीक करते हुए कहा, हाँ दीदी को देखे हुए तो मुझे भी काफ़ी दिन हो गई है। वैसे आपको रोशनी दीदी की कॉल या मैसेज आया। ये सुनकर रेवती ने नाखुश होते हुए कहा, तुम तो जानती हो कि रोशनी को देश को बचाना कितना पसंद है और पता नहीं कि वह इस वक्त कहाँ होगी। तो अब क्या होगा आगे, आखिर रोशनी इस शहर में होते हुए भी क्यों नहीं आ रही है अपने घर, और सत्य कैसे बचाएगा अग्रवाल खानदान को इस काले जादू से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैप्टर 10, वह शैतान मारा गया। जब वह दोनों माँ बेटी रोशनी अग्रवाल को याद करते हुए रोने ही वाली थी कि तभी उन दोनों को एहसास हुआ कि सत्य भी तो उसके साथ ही आया है। ये याद आते ही काजल अपने माँ से अलग हुआ और काजल सत्य से बोली, चलो दादाजी, बाकी के लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये सुनकर सत्य ने हाँ में सिर हिलाया और काजल के पीछे पीछे चला गया और काजल सत्य को मीटिंग हॉल में लेकर चली गई। और जब सत्य मीटिंग हॉल में आया तो सत्य को देखकर राज अग्रवाल घुटने के बल बैठ गया और उसके पीछे बाकी के सभी लोग भी अपने घुटने के बल बैठ गया। जब सत्य ने ये सब देखा तो उसने राज अग्रवाल को उठाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं। ये सुनकर राज अग्रवाल ने कहा, आपने मेरे खानदान की जान बचाई है, इसलिए हम सभी अपने घुटने के बल बैठकर हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। ये सुनकर सत्य ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने आपकी मदद नहीं की, आपकी मदद तो केवल ईश्वर ने की है। अगर आपको किसी के आगे घुटने टेकने हैं तो आप ईश्वर के सामने टेकिए, क्योंकि ईश्वर ने ही मेरे दिल में आप लोगों की मदद करने की विचार डाल। आप सभी भी उसके सामने ही घुटने टेकिए जिसके सामने मैं घुटने टेकता हूँ और अपना सर झुकाता हूँ। आप सब मेरे आगे सर मत झिलाइए कि मैं अपने ईश्वर को अपना मुंह भी दिखा न सकूं। सत्य के ऐसी बातें सुनकर उन सभी लोगों ने घुटने टेके ही ईश्वर से कहा, तेरा शुक्र है ईश्वर कि तूने सत्य को हमारा मदद के भेजा। और इतना कहकर वह सभी अपने पैरों के बल खड़े हो गया और सत्य से कहा, तो मिस्टर सत्य, आप हमारे घर की जांच करना चाहते थे न। ये सुनकर सत्य बोला, हाँ, जब मैंने आपके घर में कदम रखा तो मुझे यहाँ किसी काली शक्तियाँ होने की एहसास हुआ था। तो आप मुझे अपने घर का हर एक कोना अच्छे से दिखाइए। ये सुनकर राज अग्रवाल ने हाँ में सिर हिलाया और खुद ही सत्य को अपने घर की हर एक कोना कोना दिखाने के लिए तैयार हो गया और उसके पीछे पूरा अग्रवाल खानदान भी आ रहा था।
ये देखकर सत्य ने कहा आपको हमारे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वह लोग देखने के लिए बहुत उत्साहित थे, इसलिए वह लोग सत्य के पीछे पीछे आ रहे थे। ये देखकर सत्य ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और उन सभी लोगों को अपने पीछे पीछे आने दिया। और जल्द ही सत्य ने अग्रवाल पैलेस के हर कोना कोना देख लिया, पर उसे कुछ नहीं मिला। सारा कोना को देखने के बाद सत्य गार्डन में आ गया था, तभी उसकी नज़र जमीन के एक हिस्से पर पड़ गया। और सत्य ने उस जमीन पर एक कसकर मुक्का मारा और जोर से कहा, क्या तुम मुझसे छुपना चाहते हो? पर अफसोस कि तुम मुझसे नहीं छुप सकते। जब सत्य ने देखा कि वह अब तक बाहर नहीं निकला है, तो सत्य अपने आंखों में आग भरते हुए कहा, तो अब ठीक है, लगता है कि मुझे ही तुम्हें बाहर निकालना होगा। और इतना कहकर सत्य ने आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं इस तमाम जहानों के खालिक और मालिक से मदद मांगता हूँ। सत्य के इतना कहते ही आसमान में काले बादल छा गया और बहुत तेज हवा चलने लगा और आसमान से एक बिजली सत्य के शरीर के ऊपर गिरा और दूसरा बिजली को सत्य ने अपने हाथों में पकड़ लिया, जैसे मानो कि वह बिजली नहीं कोई सत्य का खिलौना हो। ये देखकर अग्रवाल खानदान के सारा लोग काफी हैरान हो गया और वह सभी आपस में ही बातें करते हुए कहा, मिस्टर सत्य के पास तो सच में काफी यूनिक पावर्स है। तभी सुरेंद्र अग्रवाल ने शांति से कहा, तो क्या अब भी तुम्हें ये यकीन है कि सत्य ने ही मल्होत्रा खानदान को बर्बाद किया था? और जब मैंने तुम सबको ये बताया तो तुमने मुझे झूठ समझ लिया, तो अब खुद ही अपने आंखों से देख लो। ये सुनकर बाकी के लोग बोले, आखिर मिस्टर सत्य के उम्र को देखकर कौन कह सकता है कि वह इतना ताकतवर होगा। ये सुनकर सुरेंद्र ने भी न चाहते हुए भी उसे ये बातें मानना पड़ा कि सत्य ने सच में मात्र 18 साल के उम्र में उन सब से ज्यादा तकनीक और शक्तियां हासिल किया है। तभी उन सब का ध्यान एक धमाके के टूटा और जब सभी लोगों ने देखा तो उसे पता चला कि वह धमाका सत्य के कारण जमीन पर बिजलियां पटकने से हुई है। जब सभी लोगों ने ये देखा कि सत्य अभी भी उसी जगह पर देख रहा है जिस जगह पर उसने बिजलियों को पटका था। जब सत्य ने देखा कि वो अब तक बाहर नहीं आया है, तो सत्य ने थोड़ा तेज आवाज में बोला, अगर तुम अभी भी बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा। ये सुनकर वहां के जमीन कांपने लगा और उस जमीन से काला धुआं निकलने लगा। जब सत्य ने उस काला धुआं को देखा तो उसने हवा में ही किसी की गर्दन को दबा रहा था। और जब वह शैतानन ने अपनी आंखों में थोड़ा घबराहट लाते हुए सत्य को देखा, पर सत्य ने उसका गर्दन इतना जोर से दबाया कि वह कुछ बोल ही नहीं पाया। और सत्य ने अपने हाथ में आग लाते हुए उस शैतानन को जलाकर राख कर दिया। और जब वह शैतान मारा गया तो अग्रवाल खानदान के सभी लोग और भी हल्का महसूस हो रहा था, मानो कि जैसे उसके कंधों पर से किसी पहाड़ की बोझ उतर गया हो। और उसने सत्य से कहा, क्या वह मारा गया? तभी सत्य थोड़ा गंभीर होकर के कहा, हाँ, मैंने उस शैतान को मार दिया है और अब तुम सभी बिल्कुल ठीक हो। इतना कहकर सत्य वहां से जाने ही वाला था कि उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव छा गया। तो अब क्या होगा आगे? आखिर क्यों सत्य के चेहरे का भाव बदल जाता है? आखिर क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।